lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। भारतीय राजनीति में इन दिनों दक्षिण से उठा एक सियासी तूफान दिल्ली के तख्त को हिला रहा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलपति विजय ने सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक सीधी और खुली चुनौती दे डाली है। आइए गहराई से समझते हैं कि तख्त और ताज के इस नए खेल में आखिर क्या हुआ और एक अभिनेता से राजनेता बने विजय ने दिल्ली दरबार को ललकारने का यह बड़ा साहस क्यों किया। दक्षिण भारत में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा रहा है। एम.जी. रामचंद्रन, जे. जयललिता और एम. करुणानिधि जैसे दिग्गजों ने सिनेमा के पर्दे से निकलकर सीधे जनता के दिलों और फिर सत्ता की कुर्सी पर राज किया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थलपति विजय इसी विरासत को आगे बढ़ाने वाले नए और सबसे चमकदार सितारे बनकर उभरे हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने जिस तरह का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, उसने यह साबित कर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती थी। विजय केवल एक अभिनेता नहीं रह गए थे, वह युवाओं, किसानों और आम आदमी की उम्मीदों का एक नया प्रतीक बन चुके थे। चुनाव प्रचार के दौरान ही उनके भाषणों में एक नई आग और स्पष्टता दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि सत्ता में आते ही उनका यह रूप इतना आक्रामक हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरा राज्य जश्न में डूबा था, लेकिन इस जश्न के बीच एक ऐसी राजनीतिक चिंगारी सुलग रही थी जो जल्द ही एक बड़े धमाके में बदलने वाली थी। राजनीति में एक अलिखित नियम होता है कि नई सरकार बनने के बाद कुछ समय तक केंद्र और राज्य के बीच शिष्टाचार और सहयोग का माहौल रहता है। मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और राज्य के विकास के लिए सहयोग मांगते हैं, लेकिन थलपति विजय ने इस परंपरा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों बाद उनके एक आधिकारिक बयान और उनके कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु अब दिल्ली के इशारों पर नहीं चलेगा। विजय ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना, लेकिन बिल्कुल सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तमिलनाडु के हकों को अब तक दबाया जाता रहा है और केंद्र सरकार राज्य की जल, जमीन और संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की जो कोशिश कर रही है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक सीधा चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज जो यह बता रहा था कि नया मुख्यमंत्री न तो झुकने वाला है और न ही किसी राजनीतिक दबाव में आने वाला है। दिल्ली के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आम तौर पर नए मुख्यमंत्रियों से इस तरह के तीखे तेवर की उम्मीद नहीं की जाती है। विजय के इस आक्रामक रुख और सीधे चैलेंज के पीछे का सबसे बड़ा कारण कोई राजनीतिक ईर्ष्या नहीं, बल्कि राज्य के अस्तित्व और किसानों के जीवन से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा था, मेकेदातु डैम। यह डैम कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। कावेरी नदी तमिलनाडु के किसानों के लिए जीवनदायिनी है और यह जल विवाद दोनों राज्यों के बीच दशकों से चला आ रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस डैम के निर्माण को रोकना था। कर्नाटक सरकार केंद्र के समर्थन या मौन सहमति से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। विजय ने इसी मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश भेजा कि यदि मेकेदातु डैम को कोई भी मंजूरी दी गई तो तमिलनाडु की सरकार चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना और तमिलनाडु के किसानों के अधिकारों की हत्या करार दिया। यह केवल एक नदी का पानी नहीं था, यह तमिलनाडु के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। विजय ने अपने इस चैलेंज के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि अगर केंद्र सरकार ने कर्नाटक का पक्ष लिया तो वह राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। उन्होंने मोदी और शाह की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहकारी संघवाद का नारा केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखना चाहिए। इस टकराव को समझने के लिए भारत की संघीय संरचना और उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है।
दक्षिण के राज्य, विशेषकर तमिलनाडु, हमेशा से यह महसूस करते रहे हैं कि केंद्र की नीतियां उनके सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को दबाने का प्रयास करती हैं। तमिलनाडु हमेशा से अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहा है। विजय ने इसी भावना को अपने इस चैलेंज में पिरोया। उन्होंने मोदी और शाह के मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के मॉडल को सीधे चुनौती दी। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में यह देखा गया है कि केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल ने पूरे देश में एक ही राजनीतिक रंग और एक ही विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन विजय ने अपने आक्रामक बयानों से यह साफ कर दिया कि तमिलनाडु की धरती पर यह वन नेशन वन लीडर का मॉडल नहीं चलेगा। उनका यह चैलेंज दरअसल उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ था जो राज्यों को केवल केंद्र के आदेशों का पालन करने वाली इकाइयां मानती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या केंद्र सरकार और अमित शाह ने विजय को सत्ता में आने से रोकने या उनके गठबंधन को कमजोर करने की कोई गुप्त रणनीति बनाई थी। चुनावी दौर में कई बार यह आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार राज्य की राजनीति में पर्दे के पीछे से दखलंदाजी कर रही है। विजय का यह सीधा चैलेंज इन्हीं कथित रणनीतियों का एक करारा जवाब माना गया। विजय ने अपने तेवरों से यह स्पष्ट कर दिया कि वह पुरानी पीढ़ी के उन नेताओं में से नहीं है जो सीबीआई, ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों के डर से अपनी आवाज धीमी कर लें। उन्होंने जनता के अपार समर्थन को अपनी ढाल बनाया। जब एक नेता के पीछे लाखों लोगों का अंधा समर्थन होता है तो वह किसी भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता से टकराने का माद्दा रखता है। विजय ने इसी जनशक्ति का इस्तेमाल करते हुए मोदी और शाह के राजनीतिक दबदबे को खुली चुनौती दी। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था जिसमें विजय ने यह साबित किया कि वह राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विजय का यह कदम भले ही नया लग रहा हो, लेकिन यह तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास की एक पुरानी और परिचित पटकथा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि एम करुणानिधि और जे जयललिता दोनों ने ही अपने अपने समय में दिल्ली की सत्ताओं को नाकों चने चबवाए हैं। जयललिता तो अपने कड़े फैसलों और केंद्र से सीधे टकराने के लिए पूरे देश में मशहूर थीं। विजय असल में उसी द्रविडियन राजनीति के ब्रांड को एक नए और आधुनिक कलेवर में पेश कर रहे हैं। राज्य की जनता को ऐसे नेता पसंद आते हैं जो उनकी भाषा, संस्कृति और हकों के लिए किसी से भी टकरा जाएं। विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही समझ लिया था कि अगर उन्हें राज्य की जनता के दिलों में वही जगह बनानी है जो एमजीआर या जयललिता की थी, तो उन्हें केंद्र के सामने एक मजबूत और अडिग नेता के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। उनका यह चैलेंज दरअसल अपने राज्य की जनता को यह संदेश देने की एक सोची समझी रणनीति थी कि उनका नया नेता किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। मेकेदातु डैम के मुद्दे को लेकर विजय ने जो हुंकार भरी, उसने उन्हें रातों रात किसानों का मसीहा बना दिया। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसान जो सालों से पानी की कमी और सूखे की मार झेल रहे हैं, उन्हें विजय में एक नई उम्मीद नजर आई। जब विजय ने केंद्र को चुनौती दी कि वे एक ईंट भी डैम की नहीं लगने देंगे, तो राज्य के ग्रामीण इलाकों में उनके समर्थन में भारी लहर दौड़ गई। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक इसे एक बहुत ही चतुर राजनीतिक दांव भी मानते हैं। राजनीति में जब आप किसी बड़े और ताकतवर दुश्मन, इस मामले में केंद्र सरकार, से लड़ते हुए दिखते हैं, तो आपकी अपनी कमियां छिप जाती हैं और जनता आपके पीछे एकजुट हो जाती है। विजय एक नए मुख्यमंत्री हैं। उन्हें शासन चलाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। ऐसे में शासन की शुरुआती गलतियों या प्रशासनिक अनुभवहीनता से जनता का ध्यान हटाने के लिए केंद्र से यह सीधा टकराव एक बेहतरीन ढाल का काम कर रहा है। जनता अब विजय को प्रशासन के चश्मे से नहीं, बल्कि तमिल गौरव के रक्षक के चश्मे से देख रही है। विजय द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिए गए इस कथित चैलेंज का असर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में और पूरे देश के विपक्षी दलों में इस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। भारतीय राजनीति में इस समय एक ऐसे मजबूत चेहरे की तलाश है जो दक्षिण से आता हो और जिसमें पूरे देश को प्रभावित करने का करिश्मा हो। विजय के इस साहसिक कदम ने विपक्षी दलों को भी ऊर्जा से भर दिया है।
कई क्षेत्रीय दल जो केंद्र की नीतियों से असंतुष्ट रहते हैं, वे विजय की इस आक्रामकता में अपना अक्स देख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें यह संतुलन बनाना होगा कि उनका राजनीतिक स्वाभिमान राज्य की आर्थिक प्रगति की कीमत पर न आए। युवा वर्ग, जो उनका सबसे बड़ा समर्थक है, इस आक्रामकता से बेहद उत्साहित है। उनके लिए उनका हीरो रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में भी वैसा ही निडर और साहसी विद्रोही बन गया है, जो ताकतवर लोगों से सीधा पंगा लेता है। लेकिन यह राजनीति है, फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं जहां 3 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है। असली राजनीति में चुनौतियां हर दिन नई शक्ल लेकर आती हैं। विजय ने अपनी पारी की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार अंदाज में की है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। उन्हें न केवल अपने राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर खुद को साबित करना होगा, बल्कि केंद्र के साथ इस तनावपूर्ण रिश्ते को भी इस तरह साधना होगा कि राज्य का नुकसान न हो। विजय ने जिस तरह से यह चुनौती दी है, वह गठबंधन की राजनीति के एक नए युग को भी दर्शाता है। उनके सहयोगी दल भी उनके इस कदम से हैरान थे, लेकिन राज्य की जनता के मिजाज को देखते हुए उन्हें भी विजय के सुर में सुर मिलाना पड़ा। यह दबाव का खेल है। विजय जानते हैं कि राजनीति में जो जितनी जोर से बोलता है, उसकी बात उतनी ही ध्यान से सुनी जाती है। उन्होंने रक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय आक्रामक रवैया अपनाया है, जो खेल के सबसे अच्छे बचाव का तरीका माना जाता है। केंद्र सरकार को भी अब तमिलनाडु से निपटने के लिए अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब वहां कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे आसानी से डराया या मनाया जा सके। थलपति विजय का दिल्ली को खुली चुनौती देना सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सम्मान और अधिकारों की बुलंद आवाज है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे राजनीति में केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठने नहीं, बल्कि नियम बदलने आए हैं। लोकतंत्र में सत्ता का संतुलन जरूरी है और तमिलनाडु की राजनीति का यह तूफान जल्द शांत नहीं होगा। लेकिन ध्यान दें, विजय द्वारा पीएम मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती देने की खबर महज एक अफवाह है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।